नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, जिसके तहत हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये प्रोग्राम आपके 2022 के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा आप में से जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में देखिए 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। और अगर आप अभी से रेगुलरली इन वीडियोस को वॉच करेंगे, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, तभी आपकी करंट अफेयर की तैयारी पूरी हो पाएगी। तो आइए इस तैयारी की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। स्क्रीन पर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना भी देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस की ओर से एक नया जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो देखिए आपका प्रीलिम्स और मेंस फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कंप्लीट तैयारी उसके अंदर कराई जाएगी। ये ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल होगा और लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। 30 मई से बैच प्रारंभ हो रहा है। शाम को 6:30 बजे से आपकी कक्षाएं होंगी। और अगर इस बैच के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, इसके में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा देखिए हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, ये आप जानते ही हैं, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा पहला टॉपिक। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन से संबंधित है। क्यों मैंने ये लिया है, देखिए एक हिंदू में एडिटोरियल आया था इम्प्रूविंग कोल्ड चेन सिस्टम, और इसी के अंदर इस ई-विन की बात की गई थी। तो देखिए आर्टिकल तो एक समझ विकसित करने के लिए होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उन आर्टिकल के अंदर में कोई भी कीवर्ड, कोई भी टर्म, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी संस्था का नाम, कुछ भी अगर ऐसा आया है जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इस आर्टिकल के अंदर से ई-विन को मैंने निकाला है और इसको हम पढ़ते हैं। ये है क्या? सबसे पहले तो देखिए, अगर यहीं पे लिख दिया है इम्प्रूविंग कोल्ड चेन सिस्टम, तो एक तो ध्यान रख लीजिएगा, ई-विन का मतलब कहीं ना कहीं कोल्ड चेन सिस्टम से लिंक्ड है। होता क्या है, देखिए जो टीकाकरण जब सरकार अभियान चलाती है, तो दूर दराज के गांवों तक हमें जो है अपनी वैक्सीन्स को भेजना पड़ता है। वैक्सीन के साथ समस्या ये होती है, उनको एक ठंडे तापमान पर आपको रखना होता है अगर उनकी इफेक्टिविटी बनाकर रखनी है। तो वैक्सीन्स को हम क्या करते हैं, जो कोल्ड सिस्टम में रखते हैं, उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इसके अलावा देखिए, जब दूर दराज के गाँवों में हम टीकाकरण के लिए टीके भेजते हैं, वैक्सीन्स को भेजते हैं, तो हमारे पास एक डाटा भी तो होना चाहिए कि पर डे कितने टीके लग जाते हैं, क्योंकि हर एरिया की अलग पॉपुलेशन है, अलग कंडीशंस है। हमें ये भी पता होना चाहिए कितने टाइम बाद हमें रिफिल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मैन्युअली करने में देखिए टाइम लगता था, और मैन्युअली ही फिर वापस जब ये डाटा टॉप लेवल पर आता था, बॉटम टू टॉप, तो उसमें चीज़ें जो है डिले हो जाती थी। तो कई बार क्या होता था कि कोई केंद्र है टीकाकरण वाला, वहाँ पर बच्चे या माताएं आई वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन टीके ही उपलब्ध नहीं थे, तो उनको लौट के जाना पड़ा। इस सारी समस्या का समाधान किया गया इस ई-विन के द्वारा। अब देखिए, जो कोल्ड चेन स्टोरेज है टीकों की, उनके लिए क्या कर दिया गया है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम ला दिया गया है। यानी कि आपका एक स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर एक ऐप होगी, इस तरह की ऐप नहीं जो आपके फ़ोन में होती है गाने सुनने वाली, एक प्रॉपर ऐप होगी, ठीक है। वो ऐप आपको हर 10 मिनट के बाद ये बताएगी कि जहाँ आपकी वैक्सीन रखी है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। इस ऐप के जरिए आप ये भी मॉनिटर कर पाएंगे कि पर डे कितने टीके लग जाते हैं, कितना जल्दी आपको रिफिल करने की ज़रूरत है, और एक डाटा आपके पास आएगा जिससे आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में टीकाकरण के क्या पैटर्न्स है इनका पता चलेगा, और इस हिसाब से आप पॉलिसी मेकिंग देखिए कर सकते हैं। डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत पहले आर्टिकल आया था द हिंदू में ही, काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने वो पढ़ा था, तो देखिए शेक्सपियर की एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है कि नाम में क्या रखा है। तो इसी चीज़ को लेके उस एडिटोरियल में लिखा था कि नाम में रखा है जनाब डाटा। तो डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेटमेंट थी कि नाम में क्या रखा है, ये बदल गई है, क्योंकि नाम में रखा है डाटा, और डाटा में सब कुछ रखा है। अगर डाटा है तो पॉलिसीज़ बन सकती हैं, अगर डाटा है तो आप निर्णय ले सकते हैं, अगर डाटा है तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो देखिए ये भी इसकी ज़रूरत है। ये इसका एक बेसिक आइडिया था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए स्क्रीन पर देखते हैं।
क्या है ये? तो इवन का लक्ष्य क्या है? कोल्ड चेन पॉइंट्स और जो आपके वैक्सीन के भंडार हैं, ठीक है, उसके बारे में लगातार मॉनिटरिंग करना, साथ ही बाजार में जो उनकी उपलब्धता है, भंडारण का जो तापमान है, इसकी रियल टाइम में जानकारी देना है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक बार फुल फॉर्म भी हम इसकी देख लेते हैं, ई-विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब हम नाम से भी डराइव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है मतलब ये डिजिटल है, एक तरीके से चीज़ें जो है मैन्युअली नहीं हो रही है। वैक्सीन तो मतलब कुछ टीकों से, कुछ दवाइयों से संबंधित है। इंटेलिजेंस है मतलब कुछ इंटेलिजेंट बात यहाँ पे हो रही है, जैसे आपका स्मार्टफोन इंटेलिजेंट है, जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट है, इसी तरह जो भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं ये भी इंटेलिजेंट है। फिर क्या है? नेटवर्क। ये एक क्या है? बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया हुआ नेटवर्क है। देखिए, आप टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप टीकों की उपलब्धता भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप पैटर्न भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग जगह से डाटा इनपुट चाहिए होंगे, तो वर्कर्स का भी इसके अंदर देखिए इनपुट चाहिए होगा, और साथ में जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली टेम्परेचर भी नाप रहे हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को मिला के नेटवर्क बना दिया है। तो नाम से डराइव करने की कोशिश क्या कीजिए, याद रखने में आसानी होती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आइए, अब जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें दो बातें खासकर पता होनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है ये हम समझ चुके हैं, वो किस मंत्रालय, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, किस पहल के लिए उसको लाया गया था। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो होने ही चाहिए। तो देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इवन की शुरुआत की गई थी। अब जब वैक्सीन नाम आता है ना, तो कोविड ने हमारे माइंड में ये फिट कर दिया है कि हम कोविड की वैक्सीन के बारे में सोचने लगते हैं। तो इवन अगर नाम आ जाए और प्रेस में स्टेटमेंट हो कि कोविड की वैक्सीन की ट्रैकिंग करने के लिए इसको लाया गया था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि दरअसल इसको 2015 में ही ले आया गया था, ठीक है। लेकिन 2015 में जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एक आपका क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन चलाया। इस मिशन के तहत बच्चों को, माताओं को टीके दिए जाते थे। तो उसी टाइम पर उन टीकों को डिजिटलाइज करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग को डिजिटलाइज करने के लिए इस पहल को देखिए लाया जा चुका था। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये 2015 से है। फिर बहुत अच्छी बात यह है कि स्वदेशी रूप से विकसित है, माने कि हमने खुद बनाई है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने भी इसमें सहयोग दिया है, इस टीकाकरण की जो हमारा ये वैक्सीन वाला प्रोग्राम है। इसके अलावा गावी की भी थोड़ी बहुत इसमें जो है आप कह सकते हैं हेल्प रही है। तो दो संस्थाओं का नाम अगर आए, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अलावा गावी एंड आपका UNDP, तो हाँ ये ठीक हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इस प्रणाली में जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैंडलर्स हैं, उनको EVIN एप्लीकेशन के द्वारा स्मार्टफोन जो है प्रदान किए जाते हैं। यानी कि मैं अगर एक टीकाकरण केंद्र पे काम कर रही हूँ, मुझे एक स्मार्टफोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसमें एक एप्लीकेशन होगी, और उस एप्लीकेशन के जरिए ये वैक्सीन इन्वेंट्री जो है, यानी कि जो भंडारण है, जहाँ वैक्सीन रखी है, उसका डिजिटलीकरण करते हैं। और क्या क्या करते हैं? भंडारण और तापमान की वास्तविक समय निगरानी रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। जैसे कई बार मैं दूर ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे GPS के द्वारा ट्रैक करती है कि मैं सेफ हूँ या नहीं। यू नो मम्मीज़ को, है ना, वो कैसे करते हैं। इसी तरह देखिए, वैक्सीन की आवश्यकता 100 टीके चाहिए, 200 टीके चाहिए, 1000 टीके चाहिए। आपातकालीन प्रबंधन, इमरजेंसी की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। और खपत का पैटर्न, किस तरह वहाँ की जनसंख्या टीके लगवा रही है, क्या वो लगवाते भी हैं या नहीं, एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं, पैटर्न क्या है वहाँ का, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाई दिया। तो अब अगर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को लेके कोई क्वेश्चन आता है, तो आपने इस लेक्चर को याद करना है, मुझे याद करना है, और एकदम सही आंसर टिक करके आना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये काम कैसे करता है। तो जो कोल्ड चेन उपकरण है, मान लीजिए कोई डीप रेफ्रिजरेटर है ना, कोल्ड चेन ठंडा रखने वाला, उसके साथ एक सिम अनेबल्ड टेम्परेचर लॉगर्स होता है। सिम मतलब कि जो नेटवर्क हो, जिसमें कुछ कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर लॉगर्स होते हैं, इनके जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं। और जो डीप फ्रिज में रखे जो डिजिटल सेंसर्स होते हैं, उसके माध्यम से तापमान की जानकारी को कैप्चर करता है। देखिए, मेरे यहाँ जो पानी की टंकी है, उसमें जब पानी एक लेवल से नीचे चला जाता है तो सेंसर उसको सेंस कर लेता है, और मेरे यहाँ जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। जब पानी की टंकी फिल हो जाती है तो सेंसर को पता चल जाता है कि एक लेवल से ऊपर पानी जा रहा है, और मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इससे क्या, पानी की वेस्टेज नहीं हो पाती और हमें
बार बार ये नहीं चलाना पड़ता, मम्मी मोटर बंद कर दो, है ना। तो इसी तरह से जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो तापमान से संबंधित डाटा है हर 10 मिनट में कैप्चर किया जाता है, मैंने रियल टाइम मॉनिटरिंग कहा, है ना। और सर्वर पर हर 60 मिनट में अपडेट कर दिया जाता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, लेकिन आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग ये करता है, इतना जो है ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, दो वॉरशिप है, एक सूरत और उदयगिरी, ठीक है। इनको देखिए बेसिकली अभी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने लॉन्च की है फ्रंट लाइन वॉरशिप, एक है सूरत और एक है उदयगिरी। इसमें से एक फ्रिगेट है, एक डिस्ट्रॉयर है। तो एक तो हमें सूरत और उदयगिरी के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं ये हमें पढ़ना होगा, और तीसरा हमें पता होना चाहिए कि जो सूरत और उदयगिरी की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो किस प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा हमने प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात की थी। तो इसी तरीके से आज हम दो अन्य प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सूरत क्या है, तो सूरत एक विध्वंसक है, यानी कि एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। कौन सी श्रेणी का है? विशाखापत्तनम श्रेणी का है, और जिसे P-15 ब्रावो वर्ग या फिर P-15B के नाम से देखिए जाना जाता है, और ये निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। तो क्या याद रखना है, सूरत क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? P-15 ब्रावो वर्ग है। अब देखिए, जो नौसेना डिजाइन निदेशालय है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, और मेक इन इंडिया पहल के तहत जो मझगांव डॉक लिमिटेड है इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट 15B के तहत टोटल 4 डिस्ट्रॉयर बनने हैं, जिसमें से पहले का नाम था विशाखापत्तनम, दूसरा का नाम था मुर्मुगांव, उसका सी ट्रायल चल रहा है, तीसरा जो है इम्फाल है। ये देखिए समुद्र में लॉन्च हो गया। समुद्र में लॉन्च होने का मतलब ये नहीं होता कि नेवी में उसको शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब होता है कि पहली बार समुद्र के पानी में कोई चीज़ उतरी है, अब बाद में उसके ट्रायल होंगे, जो चीज़ें कम ज़्यादा होंगी वो ठीक होंगी, तब कभी जाके वो नेवी में कमीशन होता है। तो कई बार ना लॉन्च को कंफ्यूज मत किया कीजिए इस चीज़ से। फिर देखिए, अब इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरत, इसको भी समुद्र में जो है लॉन्च किया गया है। ये आपने पढ़ा देखिए डिस्ट्रॉयर के बारे में। अब दूसरा आता है उदयगिरी। उदयगिरी क्या है? ये एक फ्रिगेट है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है। मैंने बताया वो किस श्रेणी का था, अब ये किस श्रेणी का है? तो नीलगिरी श्रेणी का क्या है? युद्धपोत है। औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट 17A अल्फा फ्रिगेट्स या फिर प्रोजेक्ट 17A भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला है, और प्रेजेंट में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत टोटल 7 फ्रिगेट बनने हैं, जिसमें से 2 समुद्र में लॉन्च किए जा चुके हैं, जल्दी उनके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, तीसरा फ्रिगेट जिसका नाम उदयगिरी है वो भी समंदर में लॉन्च किया जाएगा। और ये जो उदयगिरी है ना, ये जो हमारा INS उदयगिरी था पुराना, जिसको डीकमीशन कर दिया था 2007 में, सर्विस से हटा दिया था। कमीशन मतलब सर्विस के अंदर ले आए, डीकमीशन मतलब सर्विस से वो रिटायर हो गया। तो जो 2007 में हमारा INS उदयगिरी रिटायर हो गया था, उसकी जगह इसको लेके आ रहे हैं, मतलब ये उसका एक नया अवतार होगा। ये आपने बेसिक समझा। अब एक और फंडामेंटल चीज समझते हैं कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में फर्क क्या होता है। पहले मैं आपको फ्रिगेट बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए ये जो उदयगिरी है फ्रिगेट देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मध्यम आकार की जो है बैटल शिप्स होती है, युद्ध के टाइम पे काम आती है बैटल शिप्स, वॉरशिप्स, ठीक है। इसके अलावा इनका जो वजन होता है वो भी 2000 से लेके 5000 टन तक का होता है। हर तरह के ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं किसकी बात कर रही हूँ? फ्रिगेट्स की। इसके अलावा इनकी ऑपरेशनल रेंज भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हम इनके ऊपर नहीं लगा सकते, लेकिन हम इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इन पे अलग अलग रडार, अलग अलग मिसाइल्स जो है लगा सकते हैं। ईंधन इनमें ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा सकते हैं। तो जनरली इनका जो यूज़ होता है वो तटों की पेट्रोलिंग करने में यूज़ होता है, यानी कि तट रक्षा के रूप में इनको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। हालांकि ये वॉरशिप है, बैटल शिप से युद्ध में काम आती है। फिर आते हैं डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम ही विध्वंसक हो तो वो तो बेटर होगा ही। तो इसी तरह आकार में बड़े होते हैं, वजन देखें तो 5000 टन से लेकर 10,000 टन तक का होता है, मल्टी रोल होता है, और समुद्र में बहुत गहरे और बहुत दूरी तक ये देखिए जा सकते हैं। उतनी दूरी में जाके ये युद्ध करने में भी सक्षम है। डिस्ट्रॉयर नाम ही है इनका, ठीक है। इनके ऊपर देखिए एडवांस रडार मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बाद क्रूज मिसाइल, ये सब लगे होते हैं, इससे लैस होते हैं। स्पीड इनकी फ्रिगेट के मुकाबले ज़्यादा होती है। जो एंटी सबमरीन है, एंटी शिप है, एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया
किया जाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट को, सबमरीन को, शिप को डिस्ट्रॉय करने में भी यूज़ होते हैं। तो युद्ध में बहुत ज़्यादा तरीके से इनका जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो थी इन्फॉर्मेशन, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कुछ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको हर चीज़ बताई दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ये देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए हिंदू के अंदर एक सेगमेंट आता है कीवर्ड के नाम से, जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देते हैं। तो अगर हिंदू में कोई कीवर्ड आया है तो मतलब एग्जाम में भी आने की संभावना तो हो ही सकती है। और वैसे भी ब्रिटेन वगैरह में अभी स्टैगफ्लेशन के देखिए आप कह सकते हैं संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे भी ये जो वर्ड है चर्चा में है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे शुरुआत जो इसके शब्द की हुई थी वो 70-80 के दशक में हुई थी। अमेरिका में इसी तरह की स्थिति आ गई थी, तो जो पॉल सैमुअल्स थे उन्होंने इस वर्ड को आज़ाद किया था। ये तो थी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। स्टैग, इसको वर्ड देखिए, स्टैग मतलब स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट अर्थव्यवस्था, रुकी हुई अर्थव्यवस्था, आगे नहीं बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, मंदी वाली अर्थव्यवस्था, समझ गए। दूसरा वर्ड क्या है, फ्लेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई, यानी कि महंगाई तो हो रही है लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी है। जनरली होता क्या है, देखिए कीमतें कब बढ़ती हैं, अगर अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से काम कर रही है तो तरीका तो ये होना चाहिए कि देखिए लोगों के अंदर जो है सामान खरीदने का पैसा है, तो चीज़ों की क्या है डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनीज क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है डिमांड और सप्लाई को मीट कराने के लिए। मतलब अब अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सामान ज़्यादा बिके, पैसा ज़्यादा खर्च हुआ, तो इसका मतलब क्या है धीरे धीरे थोड़ी सी महंगाई आएगी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और उस महंगाई के लिए साथ साथ, क्योंकि कंपनीज को पहले एक चॉकलेट के लिए 5 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 5 रुपये 5 पैसे मिल रहे, तो मोर चॉकलेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हल्की सी इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था का अच्छा काम कर रही है, इस बात का संकेत होता है। लेकिन स्टैग, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में तो मंदी है, इन्फ्लेशन, लेकिन वैसे महंगाई है, एक अजीब सी स्थिति हो गई है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, वो स्थिति जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही ऊंचे रहते हैं। देखिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी है, मतलब प्रोडक्टिविटी अर्थव्यवस्था की नहीं बढ़ पा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कंपनियां माल का उत्पादन तो ज़्यादा कर नहीं पा रही, लेकिन कच्चा माल खरीदने में उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ले ऑफ होना शुरू हो जाता है, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है, लोग हायरिंग कम करना शुरू कर देते हैं। तो महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक समृद्धि में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जब ये ऐसे एक साइकिल बनता है ना, बुरा वाला साइकिल, ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बन जाता है। यहाँ पर विकास की दर क्या है, धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मूल्य स्तर जो है एक ही समय में उच्च रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीडीपी क्या हो रही है, तो आपकी डाउनवर्ड जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेचारा कितना दुखी है ना, तो इसका क्या है देखिए अपवर्ड जा रहा है। डिमांड क्या है, ये भी कम जा रही है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आप में अब चीजें नहीं खरीद पाते। पहले फ्रूट्स खरीदने का मन करता था, अब महंगे हो गए, बताइए क्या करें। तो अब क्या है, हम कम खरीदने लग गए उन चीज़ों को, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई है क्योंकि तो डिमांड कम हो गई है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, तो जीडीपी नीचे जा रही है, और जीडीपी नीचे जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपस में देखिए इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि एक ऐसी सिचुएशन है जिससे निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। देखिए जनरली जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो सरकार क्या करती है, भाई पैसा फेंक दो मार्केट में ताकि लोग सामान खरीदने लगे और ताकि कंपनियां अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी भी साथ में बढ़ जाए। तो सरकार क्या कर सकती है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा सकती है, सरकार खुद जो है बहुत खर्चा कर सकती है। मैंने आपको बताया ना, सरकार तो सबसे बड़ी कंज्यूमर है। लेकिन महंगाई जब पहले से ही ज़्यादा हो तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि महंगाई ज़्यादा होने पर आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ा देता है, पैसे को महंगा कर देता है। तो अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए तो चाहिए पैसा भी निकालना देना है मार्केट में, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए पैसा सक आउट भी करना है।
तो अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इसीलिए इस स्थिति से निकलना मुश्किल होता है। कोई कंट्री एक बार जब स्टैगफ्लेशन में फंस जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म्स वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सेम चीज़ बताई हुई है कि अब इन उपायों और साधनों को इसलिए नहीं अपनाया जा सकता। कौन से उपाय की उच्च सार्वजनिक खर्च किया जाए, कम ब्याज दरें कर दी जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्थिति में है। तो परिणाम स्वरूप स्टैगफ्लेशन के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसका एकमात्र समाधान है उत्पादकता में वृद्धि करना। प्रोडक्शन में वृद्धि आप बाद में कीजिए, पहले प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर लीजिए। एक दिन में मैं आपको भले 4 वीडियो ना दूं, आपको करंट अफेयर्स एकदम भर ना दूं, एक वीडियो दूं, लेकिन बहुत काम की दूं, बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ दूं, मेहनत करके, पढ़ाई करके, चीज़ों को समझ के तब मैं आपको समझाऊं। तो इसी तरह देखिए अर्थव्यवस्था है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। पहले अगर आप 4 चीज़ें बना पा रहे थे तो अपना जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर 5 चीज़ें बढ़ाएं। धीरे धीरे इसी से करके जो है स्टैगफ्लेशन से आप निकलते हैं। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारे 4th टॉपिक की। देखिए जैव विविधता संशोधन बिल 2021 ये लोकसभा में लाया गया था 2021 में ही। अब जो है ये एक कमेटी को सौंप दिया गया है रिव्यू करने के लिए। तो ये वाली न्यूज़ तो पुरानी थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एक अच्छा सा आर्टिकल आया था कि चेंजेस टू बायोडाइवर्सिटी लॉ विल वीकन इट। जयराम रमेश का ये एक स्टेटमेंट था। उन्होंने ये बोला है कि जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हो ना, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खराब ही है, अच्छी नहीं है। तो हमें कम से कम इतना पता हो कि जो संशोधन सरकार लेके आई है वो क्या क्या है। तो आइए देखते हैं ये संशोधन किसमें करता है। तो जैव विविधता एक्ट 2002 में भाई किसी चीज में अमेंडमेंट कर रहा है, मतलब कोई चीज पहले होगी। कौन सी है, जैव विविधता एक्ट 2002। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, सरकार क्या कह रही है कि हम क्या करना चाहते हैं कि इसको लेकर आए हैं। सरकार कह रही है अनुसंधान, रिसर्च और पेटेंट के आवेदनों को अच्छा करने के लिए, जंगली औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वदेशी दवा के अभ्यास को बढ़ावा देने का यह प्रयास करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया पंजीकृत आयुष चिकित्सक, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले कुछ लोग अगर कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच चाहते हैं तो जो राज्य जैव विविधता बोर्ड को पहले उन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती थी, अब इससे उनको छूट दे दी गई है। प्रायर इंफॉर्मेशन देने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। ये चेंज किया है। दूसरा क्या है, स्थानीय समुदायों को विशेष रूप से औषधीय मूल्य जैसे कि बीज संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होने में जो है सशक्त बनाना है। यानी कि जो स्थानीय लोकल लोग हैं उनको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ से दवाई बनाई जा सकती है, तो उनको जो है और ज़्यादा नॉलेज देना, बीजों का क्या यूज़ हो सकता है, किस तरह आप उनसे फसल बना सकते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए कर रही। फिर देखिए औषधीय पौधों की खेती करना ताकि जो है पौधों पर दबाव कम हो सके, ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए साथ में ये क्या है, विदेशी निवेश की अनुमति भी देता है, लेकिन ये निवेश जो होगा आवश्यक रूप से जैव विविधता अनुसंधान में शामिल जो भारतीय कंपनियां हैं उनके माध्यम से ही करना होगा। डायरेक्ट आप नहीं आ सकते। जो इंडियन कंपनीज ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही है उसी के द्वारा आप आ सकते हैं। फिर देखिए क्या है, जो विदेशी संस्थाएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये 2002 के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। यूपीएससी में इसके ऊपर प्रश्न में पूछा जा चुका है, तो पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा देखिए विधेयक ने जो राज्य जैव विविधता बोर्ड थे, जो हमारे नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड थे, उनकी भूमिका को और भी ज्यादा स्पष्ट और सुदृढ़ जो है किया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की। क्या है, देखिए लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल ये आया है। देखिए इसमें बताया गया है कि 6 में से 1 मौत जो हो रही है वैश्विक स्तर पर वो दरअसल प्रदूषण की वजह से हो रही है। वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, मेटल पॉल्यूशन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन 6 में से अगर 1 आदमी मर रहा है तो वो पॉल्यूशन की वजह से मर रहा है। तो देखिए ये जो अध्ययन हुआ है इसमें बताया गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण 4.5 मिलियन मौतें हुई हैं, जबकि 15 में 4.2 थी और 2000 में तो सिर्फ ये 2.9 थी, यानी कि लगातार बढ़ रही है। और अगर प्रदूषण की बात करें तो देखिए 90 लाख लोगों की मौत 2019 में पॉल्यूशन की वजह से हुई है। भारत की बात करें तो 16.7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है
और देखा जाए तो इसमें से जो अधिकांश थी वो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के कणों के कारण थी। ये जो धूल भरी हवा में हम सांस लेते हैं ना, इसी से देखिए क्या कुछ हो जा रहा है, तो मास्क लगा के रखा कीजिए। देखिए भारत सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा, क्योंकि हर साल खराब हवा की वजह से 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मर जा रहे हैं, और इसमें से भी 6.1 लाख मौत जो हुई है वो घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। इंडोर एयर पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब भाई जो घर के अंदर की आपकी हवा है, अभी मैं जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, अगर इसमें कुछ केमिकल, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाए, उस एयर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो मतलब वो इंडोर एयर पोल्यूशन हो गया है। बिल्डिंग्स के अंदर ये पोल्यूशन, घरों के अंदर ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नाम थोड़े से प्लीज याद कर लीजिएगा, मैं जानती हूँ थोड़े मुश्किल है, बट स्टिल 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऑप्शन टिक कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये कहता है कि जो इंडोर वायु प्रदूषण है वो देखिए ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसमें दिन रात रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसी में आप सोते भी हैं, ज़्यादा टाइम आप बिताते हैं। अच्छा, इसके सोर्स क्या क्या है? तो जो फॉर्मेल्डिहाइड उत्सर्जन है वो बिल्डिंग के मटेरियल से, पेपर की प्रिंटिंग वगैरह से आता है। रेडॉन उत्सर्जन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो पुरानी बिल्डिंग होती है, नींव, दरारें होती हैं, वहाँ से देखिए रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है, और ये बहुत हार्मफुल होती है। उसके बाद धूम्रपान, तो कैंसर कारक जो बेंजोपायरीन और बेंजोएंथ्रेसिन है, ये कहाँ से आते हैं? धुएं से, चाहे तो आप स्मोक करते हो, चाहे तो आप चूल्हे पे खाना बनाते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो वातावरण में ऑक्सीजन को कम कर देती हैं। अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, लगातार वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, है ना, राइट? ये तो आसान है। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों? जब तापमान में वृद्धि होती है, आर्द्रता में वृद्धि होती है, तो CO2 बढ़ जाता है। जैसे गर्मी, ह्यूमिडिटी, चिपचिप वाले दिनों में हमें लगता है कि थोड़ा सा ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रही है, उतना फ्रेश एयर हमें फील नहीं होती। तो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो यहाँ तक देखिए हमने आज 5 टॉपिक कंप्लीट किए। एक तो हमने देखिए वैक्सीन नेटवर्क के बारे में पढ़ा, हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा, अभी देखिए हमने इंडोर एयर पोल्यूशन देखा, लैंसेट की प्लेनेट रिपोर्ट देखी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही प्यारा कीवर्ड स्टैगफ्लेशन, इसके बारे में हमने समझा। तो इस तरीके से रिवाइज कीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और वीडियोस को लगातार देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।